जय मोरल। प्रणाम। मोरल परिवार के सभी सदस्यों को फिर से मेरा हार्दिक अभिनंदन। चलिए, आज बहुत ही खुशनुमा दिन है। दीपावली काफ़ी नज़दीक है और आप सब दीपोत्सव मनाने की भी तैयारी कर रहे होंगे और साथ में अपनी संस्था के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देने की भी तैयारी में आप सब जुटे हुए होंगे। चलिए, आज हम प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे। अक्सर मैं आपसे जब भी बातें करता हूँ, अनेकों तरह के प्रोडक्ट्स पर बातें करता रहता हूँ और शेयर करता हूँ और आपके भी काफ़ी कमेंट्स, व्यूज़ और क्वेश्चंस आते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उसका सही उत्तर दे सकूँ। तो आज प्रोडक्ट से हट कर कुछ बात करते हैं। आप भी सोचते होंगे कि चलो आज कुछ नया सुनने को मिला। आज हम ऐसी बात करेंगे जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आप सब ऑलरेडी इस चीज़ को करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम कई काम अपने प्रोफेशन में करते हैं और चूँकि हम सारे लोग किस चीज़ में हैं, बिजनेस में, यानी बिजनेस हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो बिजनेस की है। तो ये जो बिजनेस, और आप भी बिजनेस करते रहते हैं, तो बिजनेस ओरिएंटेशन जो है ये दो प्रोसेस से चलता रहता है और ये दोनों वर्ड, ये जो दो शब्द हैं, हम लोग अनेकों बार, लाखों बार और रोज़ाना हम लोग प्रयोग करते हैं और वो शब्द है लीडर्स और दूसरा है मैनेजर्स। बड़े आम शब्द हैं, वेरी कॉमन, लीडर्स एंड मैनेजर्स। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? अगर मैं मैनेजर हूँ तो क्या इन ट्रू सेंस हम मैनेजर हैं? क्या हम वास्तव में मैनेजर हैं? अगर मैं लीडर हूँ तो क्या मैं वास्तव में लीडर हूँ या मेरे अंदर लीडरशिप के जो क्वालिटीज़ या गुण होनी चाहिए, क्या हमारे अंदर है? तो ये सोचना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि पोजीशन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, होता है कि क्या उस पोजीशन के लिए जो भी योग्यता की ज़रूरत है वो योग्यता हमारे अंदर है या नहीं, या हम उसको विकसित कर पा रहे हैं या नहीं विकसित कर पा रहे हैं। तो ये शब्द मैनेज, ये जो आता है मैनेजर या मैनेजमेंट, बड़ा कॉमन शब्द है और दुनिया के हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि घर परिवार में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट या मैनेजर की बात करेंगे। अब आप में से कई सारे लोग या इवन हमारे ऑफिस में भी कई जगह मैनेजर्स होते हैं। बैंक में मैनेजर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मैनेजर होते हैं और मैनेजर के भी कई लाइन होते हैं। जनरल मैनेजर होते हैं, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन, कई लाइन के मैनेजर्स भी होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं। तो इस तरह से ये जो मैनेजर, आखिर ये मैनेज शब्द से जो मैनेजर बना, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेज? कैसे हम समझेंगे कि मैनेज हम लोग बार बार योग करते, भाई इसको मैनेज कर लेना, ज़रा ये काम मैनेज कर लेना, ज़रा ये कर लेना। तो ये एक शब्द बड़ा दूसरी तरह से आता है कि बहुत लोग इसको नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं कि मैनेज करना मतलब किसी बाएं दाएं रास्ते से किसी तरह से मैनेज कर लिया या किसी और स्किल से मैनेज कर लिया। तो मैनेज के ये तो मीनिंग है, लेकिन मैनेज का बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो मैनेज शब्द को इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, नियंत्रण, और दूसरा शब्द इसका कंट्रोल भी हो सकता है, चलाना यानी टू रन, ये भी हो सकता है, संचालन भी हो सकता है। तो ये मैनेज शब्द का प्रयोग जो होता है, इसके कई हम लोग हिंदी में कई तरह से इसका उपयोग करते हैं, जैसे नियंत्रण हो गया, प्रबंधन हो गया, संचालन हो गया या मार्गदर्शन हो गया, ये इस तरह से कह सकते हैं। तो अगर हम मैनेजर हैं तो क्या प्रबंधन करने की या संचालित किसी चीज़ को करने की या किसी काम को या अपने यूनिट्स को या अपनी टीम को संचालित प्रॉपरली करने की क्षमता हमारे अंदर है कि नहीं? तो एक मैनेजर का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको गाइड भी करना होता है। अगर आप मैनेजर हैं तो किसे गाइड करेंगे? जो आपके डाउनलाइन हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से
आपको कई बार गाइड भी करना पड़ता है, मार्गदर्शन भी करना पड़ता है। तो नियंत्रण या प्रबंधन करने के लिए इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, और ये सब एक दूसरे के सिनॉनिम्स है। यानी कि मैनेज जो शब्द होता है, ये मैनेज वर्ड को आप इस तरह से समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक मैनेजर के अंदर कई तरह की योग्यताएं होती हैं, एबिलिटीज़ होती है, उन सब का प्रयोग वो डोमिनेट करने के लिए भी करता है, यानी कि लोग उसके अपना कैप्टन या लीडर समझने लगे। तो कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं या आ सकते हैं जब हमें या आपको, या अगर हम मैनेजर हैं तो उस तरह के केस में हमें अपने सारी योग्यताओं का प्रदर्शन भी करना पड़ता है ताकि हमें ग्रुप एक्सेप्ट कर सके और हम डोमिनेट कर पाते हैं। मैं यहाँ पे डोमिनेट शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैं अहम की भावना या ईगो की भावना, नहीं। डोमिनेट का मतलब कि आप अपने आप को योग्यता में अपने जो आपके डाउन लाइन है उनसे काफ़ी अधिक ऊंचाइयों पर पाते हैं, यानी कुछ न कुछ आपके अंदर ऐसी वैल्यूज़ हैं जो उनके अंदर नहीं होती हैं लेकिन आपके अंदर होती हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि ये मैनेज वर्ड को समझना बड़ा ज़रूरी था। तो और ये मैनेज वर्ड से ही आपने देखा कि कई तरह के शब्द, इवन मैनेजमेंट भी आया। दूसरी चीज़ ये है क्या कि जो मैनेजर होते हैं ये क्या करते हैं, परफॉर्मेंस आपको देना। अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं, उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो ब्रांच मैनेजर आपके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव कंपनी ने दिया है, कुछ बजटिंग किया है, कुछ परफॉर्मेंस का गोल बनाया है या टारगेट सेट किया है। तो कई तरह के ऑफर्स हैं, कई तरह के प्लान्स हैं जो कि ब्रांच में बिजनेस को अल्टीमेटली गोल क्या है, बिजनेस में ग्रोथ लाना, यानी कि बिजनेस में वृद्धि। तो बिजनेस में वृद्धि तभी आएगी जब हम सही ढंग से मैनेज कर पाते हैं। अब है क्या कि आप कहेंगे कि भाई मैं मैनेजर हूँ तो मेरा तो बहुत ज़्यादा फील्ड में वर्क नहीं होता है, मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ या करती हूँ। तो ऑफिस में भी जो काम करते हैं उसमें क्या होता है, हो सकता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि कई तरह की वर्क्स होते हैं। आपके ऑफिस में भी आपके अनेकों तरह के काम होते हैं जो आपको एट ए टाइम करना पड़ता है, यानी एक समय में, एक ही दिन में कई तरह के काम परफॉर्म करने, कई तरह के काम जो प्रायोरिटीज़ या प्राथमिकताएं हैं आपको उसको पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए जो रिसोर्सेस होता है, यानी रिसोर्स का मतलब कि जो भी साधन संस्था ने ब्रांच को दिया है या ऑफिस को दिया है, या आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, या आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी आपके रिसोर्सेस हैं, वो भी आपके कस्टमर हैं। तो ये जो रिसोर्स होता है, ये रिसोर्स को भी मैनेज करना एक ब्रांच मैनेजर के लिए किसी भी क्षेत्र में मैनेजर की प्राथमिकता हो जाती है। और अगर ये ना हो तो परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा, क्योंकि आप में से भी कई लोग काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं और आप जानते हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है, बट स्टिल काफ़ी समय लग जाता है एक्सपर्टाइज को डेवलप करने में। तो इस तरह से देखेंगे कि मैनेजर्स के कई तरह के वर्क होते हैं और अल्टीमेटली आपको सुचारू रूप से अपने यूनिट को, अपने ब्रांच को, या जो भी डिपार्टमेंट दिया गया है उसको चलाना पड़ता है। तो ये जो है मैंने संक्षिप्त में क्या बातें की कि मैनेज, ये मैनेज शब्द के बारे में हमने कोशिश की कि आपको थोड़ा शेयर कर सकूं कि जो भी हमारे नॉलेज में है। अब है क्या कि देखिए जो मैनेजर हैं तो ये मैनेजर्स के देखेंगे कि कई तरह के इनके अंदर रोल होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक तो हो गया रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई जो भी साधन हमें संस्था ने दिए हैं हमारे ब्रांच को या हमारे ऑफिस को या हमारे पोजीशन में, हम उन रिसोर्स को बहुत ही सही ढंग से करेक्ट वे में और उपयोग कर सकें। क्यों? ताकि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो, यानी जो डिज़ायर्ड गोल है, जो हम चाहते हैं अचीव करना, उस अचीवमेंट के स्तर पर हम बिल्कुल खड़े उतरें। दूसरी चीज़ है कि रिसोर्स मैनेजमेंट के अलावा आपको एक और चीज़ करना पड़ता है दोस्तों, और एज ए मैनेजर हमें टीम भी बिल्ड करनी पड़ती है।
तो टीम बिल्डिंग एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ कि हमारे आपके अंदर चाहे जो भी गुण हो, लेकिन अगर हम टीम बिल्डिंग के कला में वो स्किल या वो विशिष्ट शैली नहीं जानते हैं तो टीम बनाना तो बड़ा आसान होता है। हम लोगों को जोड़ते चले जा सकते हैं, लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लेकिन टीम सिर्फ आदमियों का समूह नहीं है। टीम एक फीलिंग है, टीम एक इमोशंस है, टीम एक एनर्जी है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो टीम की इफेक्टिवनेस के लिए टीम को चार्ज करना बड़ा ज़रूरी रहता है, और वो चार्ज तभी हो सकता है जब हम चार्ज्ड रहें एज ए मैनेजर। तो क्या होता है कि हमें टीम भी, अब मैं टीम के ऊपर तो काफ़ी अगर बात हम लोग डिस्कस करने लगे तो ये काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन टीम को अगर संक्षिप्त में समझें तो आप ये कह सकते हैं कि टी फॉर टुगेदरनेस, यानी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे कोलिग्स हैं, जो भी हमारे जूनियर्स हैं, ये सब क्या है, हम सब लोग एक टीम के मेंबर हैं। इसमें किसी का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, किसी के पास दूसरे तरह की स्किल होगी, किसी के पास कोई और स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि एक व्यक्ति में अगर आप चाहेंगे कि सारी स्किल और सारे स्ट्रेंथ हो तो ये नॉर्मली संभव नहीं होता है। और ये भी हम लोग गलती कर बैठते हैं कि एक ही व्यक्ति से हम इतनी तरह के स्किल्स की उम्मीद कर बैठते हैं और वो उसमें सफल नहीं हो पाते। तो टीम बिल्डिंग एक कला है, और टीम बिल्डिंग जो होता है, तो जैसे मैंने कहा कि टी फॉर टुगेदरनेस, यानी एक का, जिसको कहते हैं कि हम सब की फीलिंग, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, हम सब की फीलिंग जो टीम में है, चाहे 10 लोगों की टीम हो, चाहे 100 लोगों की टीम हो, या 1000 लोगों की टीम हो, या 2 लोगों की टीम हो, हमारी टीम में अंदर जो हम सब की फीलिंग, हम सब का गोल एक होना चाहिए, और उस गोल को अचीवमेंट के लिए हमें अपने अपने डिफरेंट स्किल्स को, जो विशिष्टता हमारे अंदर है, उसको हम यूज़ करें, और जब हम यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब टी के बाद ई आता है। देखिए ई जो है वर्ड, ई इमोशंस, ई फॉर इमोशंस और ई फॉर एम्पैथी होता है। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट जब तक हमें आपस में एक दूसरे से और अपनी संस्था के प्रति नहीं रहेगी, अपने गोल के प्रति डेडिकेशन नहीं होगा, डिवोशन नहीं होगा, हम उससे अटैच्ड न रहेंगे, तो क्या होगा, हम कभी भी अचीव अपने गोल को नहीं कर सकते। और आप में से कई लोगों के पास ये गुण हैं और आप अचीवमेंट के उस स्तर पर भी पहुंचते हैं, लेकिन बहुत सारे हम लोग फेल कर जाते हैं। तो ये टीम बिल्डिंग में भी ये जो मैंने कहा एम्पैथी का मतलब होता है कि अपने आप को दूसरे की परिस्थिति में रख के सोचना कि अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या फील करता। तो उससे क्या होता है कि बड़ी आसानी से आप अपने टीम के दूसरे मेंबर्स के भी माइंड सेट, मेंटलिटी और उनकी परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें आप कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, और एक बहुत ही अच्छी टीम स्पिरिट की भावना आती है, और सभी टीम के मेंबर्स एक गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल लग जाते हैं। तो ये टीम, ये ए फॉर एक्शन, सिर्फ टीम बनाने से नहीं होगा, एम्पैथी के साथ साथ एक्शन भी ज़रूरत है। अगर हम एक्शंस में नहीं रहेंगे तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। अगर एक्शन सही होगी तो रिजल्ट सही होगा, यानी दिशा सही है तो दशा भी सही होगी। अगर सही डायरेक्शन में काम हो रहा है तो रिजल्ट आएगा। तो ए फॉर एक्शन, यानी बहुत ज़रूरी है कि हम हर समय मेंटली या फिजिकली दोनों रूप से हम और हमारे सारे टीम के मेंबर्स एक्टिव रहे। किस चीज़ के लिए? उस गोल को पाने के लिए, या उस टारगेट को पाने के लिए जो हमें मिला है या जो हमने खुद ही निर्धारित किया है। और लास्ट में आता है एम। एम होता है मेजरेबल। अगर हम परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं कर सके तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, बुरी है, कम है, ज़्यादा है या बहुत अच्छी है? तो ये मेज़रमेंट बड़ा ज़रूरी है कि मेज़रेबल होना चाहिए, यानी आपके पास बड़ा क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए कि एज ए टीम हम क्या अचीव कर रहे हैं और किस लेवल पे हैं, कितना नीचे हैं, कितना ऊपर हैं। और ये जब फीलिंग आ जाती है तो क्या होता है कि टीम के अंदर एक स्पिरिट आ जाता है विनर होने की, जीतने की, और हम फिर सब लोग उस राह पर चल पड़ते हैं
जहाँ टुगेदरनेस भी है, इमोशंस भी है, अटैचमेंट भी है, एम्पैथी भी है, डेडिकेशन, डिवोशन भी है, एक्शन भी है, और साथ में हमें मालूम है कि हमें कितनी दूर और आगे कितने समय में जाना है। तो ये टीम जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मैनेजर को टीम भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। और टीम बिल्डिंग में दोस्तों एक बार और मैं कहूँगा, ये मेरा भी अपना अनुभव है कि जब टीम के साथ हम ज़्यादा समय बिताते हैं, हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, हम उनके साथ शेयर अपने फीलिंग्स को भी करते हैं, पर्सनल भी होते हैं, हंसते बोलते भी, हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ अपने गोल के प्रति बड़ा सचेत भी रहते हैं। तो हम उनके साथ जितना करते हैं उतना हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और कनेक्ट होते चले जाते हैं। और इस कनेक्शन में कहीं सेल्फिशनेस नहीं होती है, स्वार्थ की भावना नहीं होती है, बल्कि ये होता है कि हम बेटर से बेटर कर सकें, बेस्ट से बेस्ट कर सकें, ताकि सबकी लाइफ स्टाइल में अच्छी सुधार हो और संस्था की बेजोड़ रूप से तरक्की हो, प्रोग्रेस करें। तो मैनेजर्स का रोल रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया, उसके अलावा टीम बिल्डिंग है। और तीसरा रोल जो मैनेजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी हमारे साथ जो लोग जुड़े उन्हें ट्रेन भी करना है। जो आप जानते हैं वो नहीं जान रहे हैं, तो उन्हें सिखाना भी पड़ता है, उनके साथ काम करना, उनके साथ जाना, लोगों को बताना कि देखो इस तरह से कन्विंस किया जाता है, इस तरह से मोटिवेट किया जाता है, इस तरह से बताया जाता है, इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, और इस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है, इस तरह से अपने ऑफर प्लान को एक्सप्लेन किया जाता है, और इस तरह से सफलता प्राप्त होती है। और जब सुबह से शाम तक हम उसके साथ अपने कोलिग्स के साथ खेलते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कोई थोड़ा कम करता है, कोई थोड़ा ज़्यादा करता है, उसमें भी हम उन्हें काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं। तो उनको ट्रेन करना भी ज़रूरी है कि भाई इस प्रति जो भी उनका काम है, कि इस विशिष्ट काम के लिए किस तरह के स्किल की ज़रूरत है, वो स्किल भी उनके अंदर डेवलप कराना पड़ता है, साथ में काम करके, दिखा के। और जब इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं तो दोस्तों टीम बिल्डिंग होती है। और टीम बिल्डिंग में टीम स्पिरिट का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे मैनेजर ऐसे भी होते हैं जो टीम तो होता है लेकिन टीम स्पिरिट जनरेट नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो जब हम टीम में स्पिरिट जनरेट कर सकें, चार्ज कर सकें, एक उत्साह का मतलब आप कहें कि बुलबुला नहीं हो बल्कि लबालब वो भरा रहे, ऐसा न कि अभी मैं बता रहा हूँ तो अभी उत्साह में आ गए और बाहर जाके भूल गए, ऐसा नहीं। वो ऐसी चीज़ होती है जो हमारे साथ चलती है दिन रात एक, वो होती है टीम। यानी फिर सभी लोग दिन रात सोचने लगते हैं, इवन आराम करते वक्त भी सोचते हैं कि और क्या किया जा सकता है सफलता प्राप्त करने के लिए, कहाँ गलती रह गई, कहाँ अच्छा हुआ। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़रूरी है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद आप देखेंगे जब ये कि तो ग्रोथ क्या हो रहा है, जैसा मैंने कहा था कि मेजरेबल, यानी आप देखें कि हम कितना प्रति माह प्रतिदिन ग्रोथ दे रहे हैं, यानी बिजनेस में या बिजनेस के जो भी पैरामीटर्स आपके पास दिए जाते हैं एज ए मैनेजर, चूँकि आपकी भी सर्टेन रूल्स है, रेगुलेशन है, पॉलिसीज हैं, एक लिमिटेशन है, और उसके दायरे में एक मैनेजर को काम करना पड़ता है। चूँकि कंपनी या संस्था के कई नियम्स भी होते हैं, पॉलिसीज़ भी होती हैं, रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं, उससे भी जो है सो आपको मेंटेन करना पड़ता है। और जब हम उससे भी मेंटेन करने लगते हैं एज ए मैनेजर, और साथ साथ में बाकी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको लगता नहीं है दोस्त कि कितना मज़ेदार है, कितना इंटरेस्टिंग काम है। ये तो बोरिंग काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारे जो नए लोग आते हैं वो इस चीज़ को समझने में थोड़ी उनको दिक्कत होने लगती है। तो इस तरह से हमें ये भी देखना है कि हमारे परफॉर्मेंस में या हमारे ब्रांच के परफॉर्मेंस में क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या अचीवमेंट हो रहा है। अगर हमारी टीम है तो हमारी टीम कितना बेटर कर रही है और कहाँ तक पहुँच रही है। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर इन सारी चीज़ों को मिलाया जाए तो बेसिकली एक मैनेजमेंट का शब्द आता है, मैनेजमेंट। अब मैं मैनेजमेंट तो बहुत ही अपने आप में विस्तृत सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट को तो स्टूडेंट या मार्केटिंग के स्टूडेंट्स उसे लंबे लंबे समय तक यानी सालों तक पढ़ते हैं।
तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाके आप ये समझे कि ये जो मैनेज करने की जो कला है ये मैनेजमेंट में है। अब जब इन सारी चीज़ों का आप सिमेट्री यानी एक श्रृंखला में देखें तो सबसे पहले एक मैनेजर को क्या करना पड़ता है। हमें जो भी गोल मिला है, जो भी टारगेट है, जो भी परफॉर्मेंस हमें आगे बढ़ना है, कि ये ग्रोथ देना है, तो उसके लिए सबसे पहले योजना बनाते हैं। तो आपके पास प्लान ऑफर्स तो होते हैं, लेकिन आपकी अपनी योजना होती है। यानी जो मैनेजर हैं वो अपने डेली प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटीज़ के आधार पर एक प्लान करते हैं। तो प्लानिंग बड़ी ज़रूरी हो जाती है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है, एक तो प्लान आपके पास ऑलरेडी होता है जो कि कंपनी ने दिया हुआ है आपको, या ऑफर्स के प्लान होते हैं। और एक आपकी अपनी प्लानिंग है डे टू डे कि आज मेरी प्राथमिकताएं, टुडेज प्रायोरिटी क्या है, और आज मैं कहाँ कहाँ पहले कौन सा काम करना है, दूसरा कौन सा काम है, तीसरा कौन सा काम। और इस तरह से आप अपने वर्क की प्रायोरिटी सेट करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि एक दिन में कई तरह के काम करने पड़ते हैं। तो ये जो है प्लानिंग बड़ा ज़रूरी है। अगर आप योजना बना लेते हैं, डे टू डे प्लान बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इस डे टू डे प्लान में टाइम का बड़ा महत्व है कि हम टाइम इसमें कितना मुझे देना है और किस वर्क के लिए कितना टाइम मुझे देना है। ये आपको बड़ा एक्टिव रखेगा, मेंटली एक्टिव रखता है, फिजिकली भी हमें एक्टिव रखता है। और जब हम इस ढंग से सोचने लगते हैं तो हम बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, नए नए आइडियाज़ भी आने लगते हैं किसी काम को फास्ट करने के लिए, और उसमें मज़ा भी आता है ना। तो ये प्लानिंग के साथ साथ उसके बाद आपको या हमें एज ए मैनेजर ऑर्गेनाइज चीज़ों को करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज मतलब हो गया, मैंने एक बार बताया भी था, इस चीज़ को शेयर भी किया था कि ऑर्गेनाइज करने का मतलब है संगठित करना। तो अगर मैं ब्रांच में कार्यरत हूँ या फील्ड में कार्यरत हूँ, और हमारे जो अंदर में जो टीम के लोग हैं, या हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, या हमारे जो कोलिग्स हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज का मतलब है संगठित करना। ये उस तरह से आप समझे कि हमारे शरीर के अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, लेकिन उनमें कई ऑर्गन्स हैं, जैसे माउथ है, फिर गले की नली जिसे इसोफेगस कहते हैं, उसके बाद स्टोमक पेट आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आंत आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है, इस कॉलोन आता है, रेक्टम आता है। इस तरह से कई पार्ट हैं जो कि एक सिस्टम बनाता है। ठीक उसी तरह से संस्था में भी, या आप जहाँ कार्यरत हैं या हम जहाँ कार्यरत हैं, वहाँ भी कई तरह की ये डिवीज़न है जिनका अलग अलग फंक्शन है। तो उसको देखना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि ये सभी जो यूनिट्स हैं अपने काम को सही ढंग से कर सके। और ये तब संभव है जब आपस में कोऑर्डिनेशन हो, यानी एक दूसरे से सहयोग की भी भावना रखनी पड़ती है, क्योंकि एक के बिना दूसरा का काम नहीं हो सकेगा। इसलिए सभी यूनिट्स सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसे भी देखना एक मैनेजर का वर्क हो जाता है। गलतियां होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हर चीज़ में आदमी एक्सपर्ट हो सकता है, आदमी लर्निंग बेसिस प्रक्रिया में आती है। तो इस तरह से देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड करना बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आपके साथ काम करने के जब भी जो अन्य लोग हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए, और साथ में उनका काम भी सही ढंग से होना चाहिए। ये भी सुपरवाइज करना हमारा एज ए मैनेजर काम हो जाता है। और इससे जो हमारे साथी काम करते हैं हमारे साथ, उनमें भी एक उत्साह आता है और उनमें भी एक इंटरेस्ट जगता है। और जब रुचि जगती है तो काम ज़्यादा अच्छा होने लगता है। दे स्टार्ट टू लविंग वर्क, वो अपने काम को प्यार करने लगते हैं। ठीक है, अब ये भी अगर मान लीजिए हो गया, उसके बाद आपको जैसा मैंने पहले भी बताया कि डेमो करना पड़ता है, डेलीगेट करिए। मान लीजिए आपके साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं या हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर स्किल क्या है, उनके अंदर विशिष्ट गुण क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। अगर उनके अंदर कोई, किसी में आप देखेंगे सेल करने की बड़ी विशिष्ट शैली होती है, कोई बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर यानी संवाद की शैली होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दूसरे तरह की स्किल हो सकती है। बहुत लोग होता है कि रिलेशन बनाने के लिए बड़ा उनके अंदर मेरिट होता है। तो इस तरह से देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर में मास्टर हैं, बहुत लोग होता है कि डेटा बड़ा अच्छा कलेक्ट कर लेते हैं।
यानी कई तरह के लोगों के पास अनेक तरह की उनकी अपनी विशिष्टताएं हैं, स्किल है। आप या हमें एज ए मैनेजर उसे स्किल को पहचानना बड़ा ज़रूरी होता है। जब हम उनके स्किल को नहीं पहचान पाते हैं तो उनके अंदर डिमोटिवेशन होता है, उन्हें लगता है कि हमारी कोई पहचान नहीं है, या हमारे अंदर जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसे लोग नहीं पहचान रहे। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उनके साथ काम करना, चाहे फील्ड का वर्क हो और चाहे ऑफिस का वर्क हो, उन्हें हेल्प करना, दिखाना, और कहीं उन्हें किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसे समझा के, बता के दिखाना, यानी डेमो करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से आप उनके विशिष्ट, यानी उनके अंदर जो स्किल या विशिष्टता है उसके हिसाब से उन्हें काम दिया जाए। डेलीगेट करिए। मैंने एज ए मैनेजर आपके ऊपर या हमारे ऊपर कई तरह के उत्तरदायित्व हैं, लेकिन हम सारे उत्तरदायित्वों को एक साथ नहीं निभा के अगर हम अपने टीम मेंबर्स के बीच में डेलीगेट कर देते हैं, यानी बांट देते हैं उनके स्ट्रेंथ, यानी उनकी ताकत, यानी उनकी योग्यता, एबिलिटी के हिसाब से, तो काम दोस्तों बड़ा सरल हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और हमारे ऊपर का भी लोड लगता है कि मेरे ऊपर कोई बहुत अननेसेसरी, अनावश्यक लोड नहीं है काम का। ठीक है। अब इतना करने के बाद जो है मोटिवेट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। आप सब लोग मोटिवेशन शब्द जानते हैं। तो मोटिवेशन हर व्यक्ति की नीड अलग अलग है, और उस नीड को अगर हम जानते हैं तो उस नीड को देखते हुए चीज़ों को हम मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन भी बड़ा मायने रखता है, क्योंकि मोटिवेशन, जो आदमी डिमोटिवेटेड होगा, हो सकता है उसकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ आर्थिक परिस्थिति हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ या हमारे साथ जुड़ा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके काम की कोई प्रशंसा नहीं हो रही है, और लोग उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, और उसे इनसिक्योरिटी की फील हो रही है। तो इस तरह की फीलिंग से बचाने के लिए डेलीगेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें उस काम को सौंपे और प्रशंसा करें जिसमें वो काफ़ी एबल है, योग्य है। तो ये भी करने के साथ साथ जो है मोटिवेशन उसमें आता है, और जब उनकी इच्छाएं, आप उनके नीड को पूरा करने में उनकी हेल्प करने लगते हैं तो निश्चित तौर पे मोटिवेट होते हैं। दूसरा, एक नीड के अलावा आप देखेंगे कि जब वो सक्सेसफुल होते हैं, जब वो सफल होते हैं किसी काम में, चाहे आपकी सहायता से हो या हमारी सहायता से हो या किसी की भी सहायता से हो, तो उस केस में उनके अंदर एक जागृति आती है, मोटिवेशन होता है, उत्साह जगता है, चार्ज्ड वो फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे साथ कई लोग हैं और हम सब मिलके इस गोल को अचीव करें। ठीक है। और लास्ट शब्द एक आता है मैनेजमेंट में, वो है कंट्रोल। जैसा कि मैंने कहा, बहुत लोग इसे नियंत्रण भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये नियंत्रण शब्द बड़ा दूसरी तरह का है। भाई, आपके टीम में कितने लोग हैं, तो भाई मैं 50 लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं 100 लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं 10 लोगों को कंट्रोल। ये कंट्रोल शब्द, लोगों को आप नहीं कंट्रोल करते। मैनेजमेंट में आदमी का कंट्रोल नहीं होता है दोस्तों। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मैनेजमेंट में कंट्रोल शब्द का जो प्रयोग है, इट इज़ लाइक ए कार। जब आप कार चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं, तो आप अपने स्टीयरिंग को नियंत्रण में रखते हो, बैलेंस्ड रखते हो, आप अपनी स्पीड को नियंत्रण, कंट्रोल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हमें बीच के डायरेक्शन में से चलना है रोड में, या लेफ़्ट चलना है, तो आपकी स्टीयरिंग उसी डायरेक्शन में घूमती है। अगर आपकी स्पीड लिमिट मान लो 150 की है, तो आप 160 नहीं जाते हैं, 110 या 120 भी नहीं जाते हैं, यानी मेजरेबल होता है। तो जब हमारी परफॉर्मेंस अप होती है या डाउन होती है, तो क्या होता है, या हमारा फिगर या हमारा अचीवमेंट या परफॉर्मेंस जब डाउन होता है, तो हमें ये देखते हैं कि अब हमें कंट्रोल की ज़रूरत है, यानी नियंत्रण की, यानी डेविएशन हो गया, यानी जो लेवल होना चाहिए था उस लेवल से हम नीचे आ गए, या इस लेवल से हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी देखना पड़ता है कि अगर हम लेवल से काफ़ी ऊपर जा रहे हैं तो उसमें किसी तरह की हानि नहीं हो, रिस्क ना हो, ये भी देखना होता है। और अगर हम नीचे जा रहे हैं तो उसे फाइंड आउट करते हैं कि हम नीचे क्यों परफॉर्मेंस में जा रहे हैं। तो इनफैक्ट ये जो होता है डेविएशन, इसको देख के एक्शन लेना, प्लान करना, वही कंट्रोल है। कंट्रोल परफॉर्मेंस को आप करते हैं, और स्पेशली जब हम डाउन परफॉर्मेंस मेरी कम होने लगती है तो हम सोचने लगते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्यों कम हुई, और फिर उसे लेवल पे लाने के लिए अथक प्रयास करने लगते हैं। जब एनालाइज करते हैं रीजंस को, क्यों हम फेल हुए, क्यों हमारी परफॉर्मेंस कम हुई, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में
प्रॉब्लम है या गड़बड़ी। तो रूट कॉज में जाते हैं और उस रूट कॉज को दूर करते हैं और तब फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये देखना भी हमारा काम हो जाता है एज ए मैनेजर। अब आते हैं कि एक और शब्द आता है, लीडर। ये जो लीडर होता है, पॉलिटिक्स के भी क्षेत्र में लीडर्स होते हैं, संगीत के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, सेलिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग, हर जगह लीडरशिप है। लेकिन ये लीडर फिर क्या है? अभी बहुत सारी चीज़ें मैनेजर के बारे में हम लोगों ने शेयर किया, भाई उसमें भी तो कई गुण ऐसे हैं जो लीडर के गुण होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन क्षेत्र अलग है। क्षेत्र मतलब एरिया। मैनेजर्स जो होते हैं उनका एक लिमिटेड क्षेत्र होता है। अगर आप किसी बैंक में मैनेजर हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया के ब्रांच मैनेजर हैं तो आपका क्षेत्र एक लिमिटेशन में हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको रूल रेगुलेशन पॉलिसी भी मेंटेन करनी होती है। और तीसरी चीज़ें कि आपके अंदर जो काफ़ी बातें अभी हम लोगों ने शेयर की, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो लीडर्स के पास भी होती है, यानी लीडरशिप क्वालिटी। तो बेसिकली अगर आप संक्षिप्त में कहें कि लीडर और मैनेजर में फिर अंतर क्या हुआ, तो दोस्तों लीडर, हमें सोचना होगा कि क्या मैं वास्तव में एक लीडर हूं? क्या मैं वास्तव में एक अच्छा लीडर हूं? क्या मेरे अंदर लीडरशिप के गुण हैं? ये सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम सोचने लगते हैं तब हमें अपने अंदर की कमी भी मालूम होती है और अपनी ताकत भी मालूम होती है, और तब हम समझ पाते हैं कि जो हमारी टीम है वो हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही, हमसे वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रही। ये तभी संभव हो जाता है जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन भी करना बड़ा ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि हम अपने पहले स्ट्रेंथ यानी ताकत को पहचानें, शक्ति को पहचानें और अपनी कमजोरियों को भी जानें जिसे हमें दूर करना है। और जब हम ये प्रैक्टिस अपने आप अंदर कर लाते हैं, यानी अपने अंदर भी चेंज लाना शुरू करते हैं, तो हम लोगों को भी चेंज करने की क्षमता हमें आने लगती है। तो संक्षिप्त में कहने का मतलब कि एक लीडर और एक मैनेजर में अगर एक लाइन का डिफरेंस कहा जाए दोस्तों, तो ये जो लीडर होते हैं ये क्या करते हैं? लीडर जो होते हैं ये क्या करते हैं? लीडर्स का जो होता है ये लोगों को इंस्पायर करते हैं। ये अपने टीम मेंबर्स को इंस्पायर करने की इनमें गजब की क्षमता होती है। इंस्पायर करना मतलब एक डायरेक्शन की तरफ इनको मोड़ देते हैं। जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में मोड़ देने की, उस दिशा में मोड़ देने की क्षमता होती है। बड़ी इनके अंदर वो स्किल होता है जिससे वो इंस्पायर कर देते हैं लोगों को। और इंस्पायर जब टीम हो जाती है साथ में उसको गाइड भी करते रहते हैं। तो ये इंस्पायर और गाइड ये लीडर का मेन बहुत बड़ा गुण होता है। बहुत सारे मैनेजर्स के परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं लेकिन वो इंस्पायर नहीं कर पाते। कई बार हम मैनेजर अच्छे हैं लेकिन परफॉर्मेंस तो है, लेकिन हमारी टीम में वो स्पिरिट नहीं है, चूँकि हमें इंस्पायर नहीं कर पा रहे। लेकिन लीडर जो सही सेंस में लीडर है उसमें इंस्पायर करने की क्षमता होती है और साथ में गाइड भी वो करते हैं अपने टीम को, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम हो। और तब उससे क्या होता है, देखिए जब तक इंस्पायर नहीं होगा और हम उसको गाइडेंस नहीं दोगे हम लीडर नहीं कहला सकते हैं। और इसी के लिए कई लोग हमें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन वही अगर हम मैनेजर कहें तो मैनेजर के बारे में जो अभी हम लोगों ने इतनी डिस्कस की कि हम सभी लोग मैनेजर हैं और हम लोगों ने मैनेजर के बारे में अभी कुछ समय आपस में शेयर किया। तो मैनेजर का काम हो जाता है कि डे टू डे उनके जो वर्क हैं वो देखना, क्योंकि डे टू डे उस पर्टिकुलर अगर ऑफिस में है तो डे टू डे ऑपरेशन वहाँ का देखना भी, सुपरवाइज करना भी, या और भी जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की वो है। तो इस तरह से लीडर जो होता है, लीडर के अंदर एक विज़न होता है, उनके एक मिशन होती है और उस मिशन और विज़न के बारे में वो दिन रात सोचते रहते हैं और उसे अचीव करने के लिए वो तरह तरह की उनके पास क्रिएटिविटी या नए नए विचार आते रहते हैं और उन्हें वो लागू करने की कोशिश करते हैं और कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सारी टीम के लोगों को। तो एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है, जैसे मैंने बताया कि विजन और उनके मिशंस होते हैं
और इस विजन को अचीव करने के लिए वो उनके लोगों को, अपनी पूरी टीम को इंस्पायर करते हैं, और इंस्पायर करते ही इन्हें गाइड भी करते हैं। लेकिन जब वो मैनेजर होते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनेजर के अंदर ये क्षमता नहीं होती। यस, कई तरह के मैनेजर हैं जिनमें लीडरशिप की भी क्वालिटी और होनी चाहिए। तो लीडर्स में और मैनेजर्स में क्या है कि मैनेजर के अंदर भी लीडरशिप की कुछ क्वालिटी तो ज़रूरी होती है कामों को मैनेज करने के लिए, लेकिन साथ में उनको एवरीडे फोकस करना पड़ता है अपने डे टू डे रूटीन ऑपरेशंस को भी, जो कि उनके ऑफिस में या उनके लिमिटेड क्षेत्र में या उनके फील्ड में। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अंतर हम लोगों ने समझने की कोशिश की लीडर और मैनेजर की। अब एक जो लीडरशिप होता है, क्योंकि लीडर्स, कई बार हम लोग लीडर शब्द का लीडरशिप प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये जो लीडरशिप है, तो ये जो मैंने बताया कि वो इंस्पायर करते हैं, उनमें इंस्पायर करने की क्षमता होती है और साथ में वो गाइड भी करते रहते हैं। आखिर लीडरशिप जो होता है ये क्या उनका माइंड क्या होता है, आखिर कैसा माइंड होता है? उनका माइंड थोड़ा सा एक रूटीन, हमारे जैसे हम लोग जब मैनेजर हैं, हम लोग एक, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया मैनेजर्स के बारे में कि वो क्या करना चाहिए, वो क्या करते हैं, उनमें भी कुछ लीडरशिप, बहुत सारे ऐसे मैनेजर हैं जिनमें लीडरशिप की भी कुछ क्वालिटीज़ होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। लेकिन लीडरशिप जो होता है, इंस्पायर और गाइड करने के अलावा आप देखेंगे कि उनके पास माइंडसेट जो होती हैं उसके सेट्स होते हैं। एक लीडर जो बहुत इफेक्टिव लीडर है, असरदार लीडर जिसको कहते हैं, असर डालने वाला, उनके पास माइंडसेट्स का सेट होता है। आप भी जानते हैं कि कई बार माइंडसेट्स के बारे में कि हर आदमी का कुछ माइंडसेट होता है जो कि उनके अनुभव से या उनकी कार्यशैली से या उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने एक डेवलप किया हुआ है। तो बिजनेस में भी कई तरह के माइंडसेट्स आप देखें, कुछ लोगों के फिक्स्ड माइंडसेट होते हैं, वो उससे आगे नहीं जाना चाहते हैं, वो उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो कभी हम फिर माइंडसेट के ऊपर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या है कि जो लीडर्स होते हैं उनका फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होता है, कहने का मतलब ये। तो फिक्स्ड माइंडसेट में जब हम आ जाते हैं तो हम बड़ा लिमिटेशन में आ जाते हैं। हमारे अंदर जो बहुत बड़ा गोल खड़ा है वो मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट लगने लगता है, जो मिशन है वो बड़ा डिफ़िकल्ट लगने लगता है। लेकिन एक लीडर जो ट्रू सेंस में है, उस लीडर में क्या, उस लीडरशिप की जो क्वालिटी है, उनके माइंडसेट्स में फिक्स माइंडसेट का स्थान होता ही नहीं, ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो दिन रात ग्रोथ के बारे में सोचते रहते हैं, विकास के बारे में सोचने लगते हैं, कैसे वृद्धि हो बिजनेस में, कैसे संस्था में वृद्धि हो, कैसे लोगों की लाइफ स्टाइल में वृद्धि हो, कैसे लोगों के अच्छे जीवन शैली में वृद्धि हो, ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। तो वो अपने विजन के हिसाब से उनका माइंडसेट्स का सेट होता है, कोई एक सेट में वो फिक्स नहीं रहते हैं। अगर आपके अंदर भी इस तरह के सेट हैं तो फिर आप ट्रू सेंस में लीडर भी हैं। इसके अलावा क्या होता है कि उनका बिहेवियर भी जो होता है, बड़ा देखेंगे एक तरह का बिहेवियर नहीं होता है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि उनका व्यवहार एक जैसा होता है, बहुत मुश्किल से आप पाएंगे कि वो कभी उनके अंदर कुछ परिवर्तन या चेंज आता है। लेकिन जो ट्रू सेंस में लीडर है, उनके बिहेवियर, माइंड सेट का ही नहीं होता है सेट्स, बल्कि बिहेवियर के भी सेट्स आते हैं। वो समय के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को बड़ा चेंज करने की क्षमता रखते हैं। और जब वो चेंज करते हैं तो उससे किसी को कोई कंप्लेन नहीं होता है। तो ये उनमें एक परिपक्वता होती है, और ये सारी चीज़ें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है जो कि विजन पूरा करने के लिए उनमें अंदर ऑलरेडी होता है या वो विकसित कर चुके होते हैं। और जब ये होने लगता है तो क्या होगा फिर, ऑब्वियस है कि परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये काफ़ी लीडरशिप जो है अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो मेरा ख्याल है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा। तो ये जो उनके अंदर जो ये डिफरेंट माइंडसेट्स है कई प्रकार के, और कई प्रकार के उनको बिहेवियर की पैटर्न पता है, और बड़ा नेचुरल होता है। मतलब वो बनाते नहीं है, वो नाटक नहीं करते हैं, वो ड्रामेटिक नहीं होते हैं, दे आर वेरी नेचुरल, प्राकृतिक रूप से उनके अंदर विकसित हो चुका होता है। और जब आप प्राकृतिक होते हैं ना,
तो अगले आदमी जो आपके पास बैठा है उसके ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव असर पड़ता है। लेकिन हम जब ड्रामा करने लगते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर ऊपर में एक मास्क आ जाता है और हम फिर नेचुरल नहीं हो पाते और अगले आदमी को अफेक्ट नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और एक लीडर इसीलिए कितनी भी बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो, उनके अंदर टुगेदरनेस, एकता यानी एक जैसा सोच की फीलिंग्स लाने में वो सक्षम हो जाते हैं। ठीक है। अब है क्या कि लीडर्स में कुछ, जैसे मैंने मैनेजर्स को बताया कि उनके अंदर क्या रोल होता है, उसी तरह से मैं बता क्या रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ जो मुझे जानकारी है। कि मुझे लगता है कि कई बार जब मैंने लीडर्स को बहुत गौर से देखा है, जो ट्रू सेंस में लीडर हैं, चाहे मार्केटिंग हो या किसी भी क्षेत्र में, आप अपनी संस्था में भी देखिए ना, आप अपनी संस्था में भी देखें। हमारे अति सम्मानीय CMD सर, MD सर हैं, आप उनमें देखिए। हमारे अन्य डायरेक्टर्स हैं, अरविंद सर हैं, अभय सर हैं, प्लस हमारे ऑफिस में कई अधिकारी हैं। और बाहर के भी दुनिया में आप देखिए, वो चाहे खेल का क्षेत्र हो, मार्केटिंग का क्षेत्र हो। अभी आपने बड़ा श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ टाटा, जो कि टाटा जी का भी निधन हुआ। आप उनके लीडरशिप क्वालिटी को देखिए। आप जितनी चीज़ें देखेंगे ये सभी गुण उनमें पाएंगे। कुछ कम हो सकता है, सभी गुण ना हो, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक गुण मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुण होता है एक लीडर का, इफेक्टिव लीडर का, जो अपने टीम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर पॉजिटिव असर डाल सके, दोस्तों, दैट इज रेगुलर कम्युनिकेशन। रेगुलर कम्युनिकेशन का मतलब कि आप रोज कुछ न कुछ लिखित रूप से या वर्बली हमें संवाद करते रहना है। तो जब हम संवाद करते हैं अपने टीम के, अब ये मेरे कहने का मतलब नहीं कि, पर यहाँ भी होता है, लाइन के मैनेजर्स होते हैं या लाइन लीड, आप बहुत ऊपर है तो निश्चित तौर पे आप कहाँ कहाँ किनसे संवाद करेंगे ये आपको जानना चाहिए। तो कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, एक मैं और चीज़ बताऊंगा कि बहुत बार आपके अंदर हो सकता है या हमारे अंदर काफ़ी क्षमता हो, लेकिन किसी व्यक्ति में क्षमता तो बहुत हो सकती है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाते लोगों से। और जब कनेक्ट नहीं हो पाते, इसका मतलब उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, या कहीं उनके संचालन या मैनेज करने के प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत है। ये असेसमेंट जरूरी होता है। और कम्युनिकेशन में शब्दों का बड़ा प्रभाव है। आई मीन टू यू से वर्ड, आप किस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ये वर्ड एक गजब तरह का पॉजिटिव इफेक्ट डालता है जिस व्यक्ति से आप कम्युनिकेट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग स्लैंग या गाली गलौज का शब्द प्रयोग करते हैं, या बहुत देखा होगा कि बहुत लोग बड़े शालीन ढंगों से कोई चीज़ को व्यक्त करते हैं, बड़ा अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ड, किस शब्द का प्रयोग करूं। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग देखेंगे, ऐसे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट उनके टीम के ऊपर होता है और वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो नेचुरल लीडर होते हैं। दोस्तों, एक पोज्ड लीडर होता है और एक नेचुरल लीडर होता है। मैं नेचुरल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, यानी प्राकृतिक तौर से जो व्यक्ति अपने अंदर इस तरह के गुण को उन्होंने विकसित कर लिया है, मैं उन तरह के नेचुरल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी आसानी से वो कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि दे आर वेरी नेचुरल। दूसरा चीज़ है कि कम्युनिकेशन, जो संवाद होता है वो इफेक्टिव होना चाहिए, माने उसका एक बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़े टीम के ऊपर, न कि नकारात्मक प्रभाव पड़े। कई बार होता है कि देखिए, कोई व्यक्ति अगर लगातार नेगेटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोचता रहता है, ये असफलता के बारे में सोचते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर में एक नेगेटिविटी का विकसित हो जाती है। और जब हम किसी से कोई बात करने लगते हैं तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है और उससे अगला आदमी भी डिमोरलाइज या डिमोटिवेट हो जाता है और वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये पॉजिटिविटी बड़ी ज़रूरी है, जो कि एक नेचुरल लीडर में, और जब ये होगी तो आपके कम्युनिकेशन, फिर मैं कहता हूँ कि अगर चाहते हैं हम कि हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी उपयोगी हो, प्रभाव डाले, पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव डाले, तो हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वर्ड एक बड़ा
महत्वपूर्ण कहीं विपन है, एक बड़ा अच्छा साधन है। तो समुचित वर्ड का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों को चार्ज कर सके, मोटिवेट कर सके, न कि नेगेटिव बना सके। तो कनेक्ट होने के लिए एक जो ट्रू सेंस में नेचुरल लीडर हैं वो बड़े पॉजिटिव होते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और कॉपरेशन की भावना होती है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, चूँकि उनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज भी होती है। और डे टू डे वो कभी नहीं सोचते हैं कि उनके पास अगाध नॉलेज है या एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस से और फेल्योर और सक्सेस से भी वो सीखते रहते हैं। बट दे आर पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत कम वो निराशावादी होते हैं। तो इस चीज़ को आप गौर करेंगे। कॉपरेशन की भावना तो होगी। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो बहुत अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि भाई इस सफलता के लिए, इस स्कोर को पाने के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। तो हमारे फील्ड में भी कई लीडर्स हैं, मैनेजमेंट में भी कई लीडर्स हैं, ऑफिस में भी हम लोग में कई लीडर्स हैं, हर क्षेत्र में लीडर्स हैं। तो एक लीडर्स की ये भी होता है कि उन्हें किस चीज़ के लिए वो अकाउंटेबल है। अगर वो जिस चीज़ के लिए उन्हें अकाउंटेबल बनाया गया है तो हमें ये चाहिए कि हम उस अकाउंटेबिलिटी को पूरा करने में सक्षम हो सके, चाहे हमें उसके लिए अपने कमियों को दूर करना पड़े या हमें अपने प्रतिभा को और निखारना पड़े। तो ये जो है अकाउंटेबिलिटी जब आ जाती है और जब अकाउंटेबल हम हो जाते हैं कि नहीं, इसके फेल्योर के लिए और इसके सक्सेस के लिए देखिए अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा अंतर है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि अकाउंटेबल के लिए एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति, एक पर्टिकुलर कोई टीम रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो शेयर किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी नॉर्मली किसी एक पोस्ट या एक पोजीशन के लिए होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया जाता है, यानी सभी लोग कुछ न कुछ। जैसे एक टीम खेलती है तो जीतती है तो उसमें भी सबका सब योगदान है, और हारती है तो उसमें भी सबका योगदान है, लेकिन अल्टीमेटली लीडर्स का नाम ही आगे आता है। भले उन्होंने अच्छा भी किया हो, कोशिश किया हो, अच्छी कोशिश की हो, लेकिन हार और जीत में लीडर सामने आते हैं और उसमें उन्हें कोई फीलिंग भी नहीं होती है, वो घबराते नहीं है। वो बहुत तेज़ी से फिर अपने आप को एनालिसिस करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, लोगों को पॉजिटिव करते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और फिर वो सफलता उन्हें मिलती है। इसके अलावा जो है तो आपने देखा, तो इसमें देखेंगे आप कि जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी आत्मविश्वास। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर ज़बरदस्त पॉजिटिविटी बने। अगर उनके अंदर जल्दी आप नेगेटिविटी देखेंगे ही नहीं, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति से हर आदमी मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि बड़ा पॉजिटिव जो आदमी होगा वो हंसमुख होगा। जो पॉजिटिव होते हैं वो स्माइलिंग नेचर के होते हैं, जो पॉजिटिविटी होते हैं उनके अंदर एक ग्रेविटी भी होती है। जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा सकारात्मक बातें दूसरों के लिए भी करते हैं और अपने लिए भी करते हैं। तो एक बड़ा गजब का माहौल उनके चारों बगल एक ऑरा बन जाता है पॉजिटिविटी का। और आप ही बताइए कि ऐसे ट्रू लीडर्स के साथ कौन नहीं रहना चाहता है। तो लीडरशिप की ये भी एक क्वालिटी होती है। इसके अलावा उनमें स्ट्रेस सहन करने की क्षमता होती है, क्योंकि जब बिजनेस में देखेंगे कि जो आपके संस्था के सबसे ऊपर में उनके अंदर स्ट्रेस भी होता है, कई तरह के रिस्क होते हैं, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। इवन टीम के जो कैप्टन है, टीम में भी जो लीडर्स फील्ड में हैं, उनके अंदर भी एक स्ट्रेस, कई तरह के डे टू डे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस एक रूटीन है, वो रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन उस स्ट्रेस को कोशिश ये करनी है कि वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो अगर हम डे टू डे एक्टिविटी में अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें और एनालाइज करने की कोशिश करते रहें तो शायद हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो स्ट्रेस रहता है, लेकिन स्ट्रेस ऐसा हो जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि हम निराश और डिमोटिवेटेड हो जाए। तो स्ट्रेस एक पार्ट है। स्ट्रेस शब्द अगर आप देखें तो कहता है ये स्ट्रेस, यानी ट्रेस करो कि तुम्हारा स्ट्रेस क्यों है। तो यस ट्रेस यानी कि ट्रेस कि तुम दुखी क्यों। तो ये भी हमें बताता है कि हम असफल क्यों हैं, हम सफल क्यों हुए,
तो ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो स्ट्रेस के साथ साथ इंटीग्रिटी भी ज़रूरी है कि भाई हम अपने काम के प्रति ईमानदार हों, रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे अंदर जो भी समुचित गुण है हम उसका उपयोग करें और अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। इंटीग्रिटी के अलावा जो है वो लीडर्स के जो गुण होते हैं वो बड़ा निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, अनसेल्फिश होते हैं। वो उनमें सेल्फिशनेस की भावना नहीं होती है। बहुत बार ऐसे देखा होगा, लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। हाँ, लीडरशिप की कई स्टाइल होती है, तो कुछ स्टाइल जो लीडरशिप की होती है उसमें देखेंगे कि कई लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी काम करते हैं। वहाँ पे संस्था या किसी और चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो मैं बाद में कभी संक्षिप्त में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्शन में कहने की ज़रूरत नहीं कि जो लीडर्स होते हैं बड़े एक्टिव होते हैं, उनके अंदर करेज होता है। ये करेज, मैं मारपीट वाले करेज की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके अंदर जो करेज होता है उसका मतलब होता है कि विपरीत परिस्थिति में, क्राइसिस में, एडवर्स सर्कमस्टांसेस से उबर जाना, यानी उसमें भी अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना, और अगर विपरीत दिशा में हवा चल रही है तो उसके विरुद्ध की दिशा में आगे बढ़ना, यह है करेज। तो बहुत सारे तैराकों को आपने देखा होगा जो कि विपरीत दिशा में तैर के समुद्र में निकलते हैं, नदियों में निकलते हैं, तो वो भी करेज कहलाता है। क्योंकि एक लीडर्स या एक मैनेजर्स के काम में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जबकि इसकी ज़रूरत पड़ती है कि जब सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ विपरीत हों, और तब उसमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की क्षमता। अंडरस्टैंडिंग, एक और चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं हम उनके बिहेवियर को समझें, हम उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करें, हम उनके साथ जो हमारा रिलेशन है उनको समझने की कोशिश करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हम परिवार में रहते हैं और अपने घर के सारे मेंबर्स के साथ जो हमारी रिलेशन है वही हमारे कार्यक्षेत्र में भी है, चाहे फील्ड में हो, चाहे हम किसी ऑफिस में हो या किसी ब्रांच में हो। तो हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, जूनियर हों, सीनियर हों, में उनके बिहेवियर को हमें देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए। तो क्या होता है, फिर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, और जब संबंध अच्छा बनते हैं आपस में तो कोऑर्डिनेशन होता है और हम एक दूसरे को समझने लगते हैं और काम अच्छा होता है, कोऑपरेशन की भावना आती और एक कॉमन गोल की तरफ हम आगे बढ़ने लगते हैं। और जो लास्ट है एक शब्द, वो है टॉलरेंस और टाइम। तो प्रोफेशन में टाइम का बड़ा महत्वपूर्ण है कि कितना टाइम में हमें किस काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम बड़ा महत्वपूर्ण है। टाइम नेवर कम्स बैक। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में बिकती ही नहीं, और जो टाइम गुजर गया वो लौटता नहीं। तो ऐसे सेंस के लिए हमें टाइम को बहुत बहुत महत्वपूर्ण देना चाहिए। और हर आदमी को, मेरा ख्याल है, ऐसा अनुभव होगा कि अगर हम लोगों ने जब भी कभी टाइम मिस किया है तो अपॉर्चुनिटी मिस की है, और अपॉर्चुनिटी मिस की है तो हमारी लाइफ ने टर्निंग ले ली, और हमने जब टाइम का सदुपयोग किया तो बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइफ मुड़ गई। और अगर हमने टाइम का दुरुपयोग किया या उसे नहीं पहचान पाए तो हम दूसरे दिशा में चले जाते हैं जहाँ असफलता भी कभी कभी हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा। और लास्ट में मैं एक और क्वालिटी की बात करूँगा जो लीडर्स के पास जो सही सेंस में है, वो है एम्पैथी, जो मैं एक बार बोल चुका हूँ। एम्पैथी का मतलब है कि अपने आप को दूसरे की परिस्थिति में रख के सोचना कि ऐसे में मैं रहता तो क्या करता और मेरा रिएक्शन क्या होता और क्या करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो किसी भी ह्यूमन को या हमारे साथ जो काम करते हैं लोग, उन्हें समझने में हम सफल हो जाते हैं और फिर उन्हें उस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं, हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, और फिर एक टीम की भावना जगती है और हम सब फिर अपने काम में सफल होने लगते हैं। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं संक्षिप्त में, वैसे तो अगर चूँकि लीडरशिप की बात हो रही है तो एक मैनेजर में भी लीडरशिप के कई गुण हो सकते हैं और होते हैं, और एक जो ट्रू सेंस में लीडर्स है उसकी बातें हम लोगों ने अभी समराइज्ड की, संक्षिप्त में बात की। अब मैं वैसे तो ये बड़ा विस्तृत
सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेरी लिमिटेड जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से कई तरह के स्टाइल हैं मैनेजमेंट के, लीडरशिप के। जो मैनेजमेंट में या जो मैनेज करते हैं या जो लीडर्स हैं, आप में से भी कई लीडर, सैकड़ों लीडर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो लीडर्स हों या फील्ड में जो मैनेजर हैं, वो भी, उनमें भी लीडरशिप क्वालिटी, उन्हें भी लीडरशिप का गुण अपनाना ज़रूरी हो जाता है, और उसी के कारण वो सफल होते हैं या असफल भी होते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि ये मैनेजमेंट में जो लीडरशिप्स जो शब्द आता है, इसके कई तरह के, करीब करीब 10-12 तरह के स्टाइल, जैसा कि मुझे याद है ऐसा होता है। लेकिन उसमें से कुछ स्टाइल की बात करूँगा, और आप देखेंगे कि आपको फील्ड में कई तरह के लीडर्स ऐसे मिलेंगे जिनमें ये स्टाइल होता है। और ये किसी भी संस्था में ऊपर से नीचे तक जो भी लीडर्स हैं या जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है, आप देखेंगे कि ये कई तरह की, और सबके अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, यानी सबके बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, यानी उनके फ़ायदे भी हैं और उनके नुकसान भी हैं। देखिए, एक जो स्टाइल होता है उसे ऑटोक्रेटिक कहा जाता है। अब ये जो ऑटो शब्द है, ऑटोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो होती है लीडरशिप की, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन जब किसी क्राइसिस में या किसी पर्टिकुलर जगह में क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, यानी तीव्र गति से डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ज़्यादा लाभदायक माना गया है। ठीक है, तो क्विक डिसीजन जब भी लेना हो तो उस क्विक डिसीजन के लिए एक लीडर्स को ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपनाना वहाँ उनके लिए लाभप्रद हो जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम रेगुलर इस तरीके का उपयोग करते हैं ऑटोक्रेटिक का, तो क्या होता है कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल में हर समय आई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आई मतलब मैं, वहाँ की टीम की भावना नहीं रह पाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो ट्रू लीडर्स हैं वो आई शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं, वी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिएगा, आप आसानी से किसी भी व्यक्ति को आप बात करते सुने तो आप पहचान जाएंगे कि किस व्यक्ति के अंदर ऑटोक्रेटिक या कोई दूसरी तरह की स्टाइल। अब ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, मैं महत्वपूर्ण हो जाता। हाँ, मैं महत्वपूर्ण है, कई जगह, कई समय में, कई परिस्थिति में मैं महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हें क्विक डिसीजन वही ले सकते हैं और उन्हें लेना पड़ता है, वो चाहे प्रिय हो या अप्रिय डिसीजन, चाहे फ्रूटफुल हो या फ्रूटफुल नहीं हो, लेकिन क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल के जो मैनेजर्स होते हैं, लेकिन अगर बार बार इसका प्रयोग किया जाए तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स आती है वो देखेंगे कि क्या होता है कि मोटिवेशन नहीं होता है, डिमोटिवेशन हो जाता है। और ये जो डिमोटिवेशन जब होने लगती है, डिमोटिवेशनल क्यों होता है? क्योंकि जो टीम के लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। और किसी भी टीम को चलाने के लिए, जैसा कि हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं, कि हर व्यक्ति के आइडियाज़ को शेयर करना पड़ता है। और जब खुल के हर व्यक्ति अपने आइडियाज़ को शेयर करता है टीम में, तो उसमें से कई बहुत तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकल के आते हैं। और ये तब संभव होता है जब हम ऑटोक्रेटिक हर समय नहीं रहते हैं। तो हम इनवाइट करते हैं इनपुट्स को, इनपुट्स का मतलब सजेशंस को। लेकिन जब हम हर समय ऑटोक्रेटिक रहेंगे तो हम इनपुट्स को इनवाइट नहीं करेंगे, हमें दूसरों के आइडिया, सजेशन की उतनी ज़रूरत नहीं रहती। तो क्या होता है कि टीम इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, टीम में स्पिरिट नहीं हो पाता है, डिमोटिवेशन डेवलप करता है। और लोग समझते हैं क्या, कई बार ऐसा है कि इससे टीम स्पिरिट की भावना भी दब जाती है। और जब ऐसा होता है तो ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब लोग संकोच करते हैं किसी चीज़ को ओपनली कम्युनिकेट करने में, जब उन्हें लगता है कि अगर इसे बोला जाएगा तो काफ़ी नाराज़गी हमें झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ह्यूमन बिहेवियर को भी अफेक्ट पड़ता है और ये बड़ा स्ट्रेनस होता है।
अगर किसी लीडर की ये स्टाइल है ऑटोक्रेटिक, कंप्लीटली हर समय इस चीज़ को यूज करना, तो एक क्या होता है कि जो टीम माहौल है उसमें एक स्ट्रेन डेवलप करता है, एक तनाव डेवलप कर सकता है, रिलेशनशिप में बाधा आती है, लोग खुल के अपनी बातें नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रस्ट और रिलेशनशिप मिस होने लगती है, यानी विश्वास जो है खोने लगता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके टीम बिल्डिंग में ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बड़ा मायने रखता है कल्चर डेवलप करना। तो ये दिक्कतें आ सकती है ऑटोक्रेटिक में। और साथ में एक चीज़ और हो जाता है कि जो मैंने जैसा बताया कि खुला संवाद नहीं हो पाता है। आदमी खुल के कोई बात अगर करना चाहता है, बोलना चाहता है, तो वो नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसे ऐसा भय होता है कि ये अप्रिशिएट नहीं की जाएगी या इसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा। इस तरह के कई तरह की, चूँकि दीज ऑल आर साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि जो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, इसके फ़ायदे, मेन फ़ायदा है क्विक डिसीजन लेने में, और ख़ास करके विपरीत काफ़ी कठिन परिस्थिति जब है तो उस समय कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा आदमी का आइडियाज़ लें, इनवाइट करें और डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन रेगुलर ये स्टाइल मैनेजमेंट कहती है या जो विद्वान कहते हैं कि ये ज़्यादातर बेनिफिट नहीं देता है। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है ब्यूरोक्रेटिक। हम सब लोग जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जिनके हाथ में पावर होता है, अलग अलग पोजीशन होती है, और वो अपने पावर का उपयोग करते हैं। तो ये जो होता है, ये एक मतलब आप समझे कि रूटीन वर्क होता है। तो ब्यूरोक्रेटिक जो स्टाइल होती है किसी लीडर की, वो एक ही काम को बार बार एक ही तरह से करने की कला होती है, जिसमें वो एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। क्योंकि एक ही काम को जब हम बार बार करने लगते हैं, बार बार करते हैं, तो उस आदमी के अंदर वो एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाती है। तो ऐसे भी लीडर्स होते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक टाइप के होते हैं, जो एक पर्टिकुलर किसी विशेष काम के लिए इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि उस काम को बड़ी आसानी से वो परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन फिर वो टीम में वो चीज़ जनरेट नहीं हो पाती, बहुत कम होने की संभावना रहती है। तीसरा तरीका आप देखेंगे जो बड़ा यूज़फुल है और उसके कई बेनिफिट्स हैं, वो है पार्टिसिपेटिव, यानी डेमोक्रेटिक भी कहते हैं इसको। तो ये जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो होती है लीडर्स की, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस स्टाइल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है फील्ड में या हमारे अपने काम में, तो उसमें हम जब पार्टिसिपेट आपस में टीम के साथ करते हैं, तो कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाए, हम बड़ी सफलता से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए कि हमें ये जानने में मदद मिलती है कि ये प्रॉब्लम जो है इसका रूट कॉज क्या है। और जब हम रूट कॉज को जान लेते हैं, जैसे डॉक्टर रूट कॉज को जान के बीमारियों का निदान करते हैं, ठीक उसी तरह से ये रूट कॉज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पार्टिसिपेटिव स्टाइल के जो लीडर्स होते हैं, ये इसको बड़ा उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बड़ा पार्टिसिपेटिव होता है। दूसरी चीज़ है कि जैसा मैंने बताया, ओपन कम्युनिकेशन होने लगती है। भले किसी व्यक्ति का या हमारे टीम के किसी मेंबर का आइडिया उतना वैल्यूएबल ना हो, लेकिन हम उसे बोलने देते हैं, उतना उपयोगी ना हो तब भी उसे बोलने की देते हैं। और किसी के बहुत उपयोगी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि लीडर्स का ही काफ़ी उपयोगी हो, लेकिन सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट यानी बिलोंगिंग की भावना आती है कि वो भी महत्वपूर्ण है डिसीजन लेने में। तो देखिए कि ये कितना बड़ा पॉइंट है कि इस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में ये काफ़ी ओपन कम्युनिकेशन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये देखिए दूसरी चीज़ के जो ये इस तरह के जो स्टाइल वाले जो लीडरशिप होती है, उनके अंदर देखेंगे कि बड़ा ओपन कम्युनिकेशन के अलावा वो इतने मतलब जब इस कला में काफ़ी निपुण होने लगते हैं, तो ऐसे कई मैनेजर्स को हम लोगों ने देखा है जिनके अंदर एक चार्म डेवलप कर जाता है, आकर्षण। क्योंकि जब आपका व्यक्तित्व तो हमारा ऐसा अगर हो जाए तो काफ़ी लोग हमारी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और वो आकर्षण परमानेंट होता है, वो आकर्षण क्षणिक नहीं होता है।
तो वो लीडर जब वहाँ नहीं भी प्रेजेंट रहते हैं तो भी लोग उनको याद करते हैं। और यही तो कनेक्शन है, यही तो कनेक्ट होना है। तो कम्युनिकेशन का मतलब, मैं बार बार इस चीज़ को कई बार बोल चुका हूँ कि कम्युनिकेट मतलब कनेक्ट होना। और जब आप कनेक्ट या हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अपनी टीम से, वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं हमसे, तो फिर सफलता दिक्कत होने लगती है। ठीक है कि नहीं? तो पार्टिसिपेटिव या जो डेमोक्रेटिक, बहुत लोग इसको कहते हैं नहीं नहीं ये बेकार है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? इसके डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं, कम है, ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत कम इसके डिसएडवांटेज। कई बार डिसएडवांटेज कि फिर हम हर चीज़ में टीम सोचेगी कि हर डिसीजन में वो इन्वॉल्व हो, तो वहाँ ध्यान होना लगाना पड़ता है, तो उससे फिर परेशानी आने लगती है, दिक्कतें आने लगती है, बाधाएं आने लगती है। तो इट इज़ बेटर कि हम ज़्यादा समय पार्टिसिपेटिव हों और कुछ समय के लिए अपनी डिसीजंस भी हमें लेनी पड़ती है, यानी कि एक लीडर को लेनी पड़ती है। हमें मतलब मैं लीडर्स के बदले में मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। साथ में देखें, अब एक मैं कैसा लगा, और आप में से बहुत सारे लीडर इस स्टाइल को कर भी रहे होंगे। आप खेल के क्षेत्र में देखिए ना, विराट कोहली, MS धोनी, ये लोग क्या है, क्यों इनको लोग लाइक करते हैं? आपने इन कैप्टन को देखा होगा, या कपिल देव हैं, ये लोग वर्ल्ड प्लेयर रह चुके हैं, लेकिन इनके अंदर कभी आई फीलिंग नहीं है मैं ये कभी बोलते ही नहीं। हारते हैं तो भी वी बोलते हैं, और अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं। जीतते हैं तो भी वी बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, समझने की कोशिश की है, पार्टिसिपेटिव है। और जब स्कोर नहीं बन पाता है, रन नहीं बन पा रहा है, लेकिन स्कोर बहुत बड़ा है, तो आपस में आपने देखा होगा, वो छोटे प्लेयर हों, कम एक्सपीरियंस के प्लेयर हों, कैप्टन हर आदमी से अलग में जाके बात करके उनसे राय लेता है, पार्टिसिपेटिव, क्योंकि उसे मालूम है कि कभी भी किसी व्यक्ति की राय यहाँ काम आ जाएगी, और जो उनको जजमेंट में सूट करता है वो उसको अप्लाई कर देते हैं, वो लोग जीत जाते हैं। तो दोस्तों, पार्टिसिपेटिव स्टाइल में इनपुट्स मिलता है। इनपुट्स का मतलब आइडियाज़ की भरमार हो जाती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसकी लिमिटेशन में ध्यान देना चाहिए कि अब हर छोटी बड़ी डिसीजन के लिए हमें हर समय लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो लोगों को क्या है, इन्वाइट करना है। जब हम लोगों को इन्वाइट करते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे टीम मेंबर समझते हैं, और समझना सही भी है कि मैं डिसीजन लेने में एक महत्वपूर्ण पार्ट हूँ। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो था सो पार्टिसिपेटिव है। तीसरा एक स्टाइल और है जो कि लोग यूज़ करते हैं, वो है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में आप देखेंगे कि लोग मेन रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे ध्यान देते हैं। ये भी बड़ा यूज़फुल है। इसमें बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ता है एक लीडर को अपने कुलीग से, अपने नीचे के लोगों से, डाउन लाइन से, कि भाई मैं तुम्हें, या कंपनी में भी जो मैनेजर्स हैं या कंपनी के बड़े अधिकारी हैं या मैनेजर्स हैं, उनके नीचे के टीम हैं, हर जगह बड़ा क्लियरली ये कम्युनिकेशन कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट, मतलब ये मिलेगी। तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में बड़ा क्लियर एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और हर व्यक्ति क्लियर है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करने से हमें प्रशंसा मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, हमें क्या नहीं करने से शिकायत मिलेगी। तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बड़ा क्लियर है, और इससे ध्यान एक ही चीज़ का रखना है कि इसकी कंप्लायंस प्रॉपरली हो, इसका अनुसरण बड़ा अच्छा ढंग से हो। तो इस तरह से परफॉर्मेंस काफ़ी ऊंचा चला जाता है। और लास्टली जो मैं बोलूँगा वो एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका बहुत ज़्यादा यूज़ न किया जाए, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, और उसको लेसर फेरे बोलते हैं। ये जो तरीका है, इसमें क्या होता है कि मैंने जैसा बताया कि ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या टीम में, जिन संस्था का इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख के काम करते हैं। उन्हें जो चीज़ पसंद आ रही है वही वो कर रहे हैं।
तो या कोई और काम कर रहे हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट जो है, और जब सेल्फ इंटरेस्ट टीम में ये भावना जागृत होने लगती है, या लीडर में ही अगर ये भावना आ गई कि वो अपना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट देख के ही काम करेगा, तो दोस्तों तो कन्फ्लिक्ट होना ही है आपस में। और जब कन्फ्लिक्ट होगा तो फिर कन्फ्लिक्ट को ही मैनेज करने में समय जाया होगा। ठीक है, तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट्स डेवलप होता है। और लास्ट जो लीडरशिप है दोस्तों, आपने बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे लीडर्स को पॉलिटिक्स में भी देखा होगा, खेल के भी क्षेत्र में देखा होगा, फिल्म के क्षेत्र में देखा होगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में देखा है, सेल्स के क्षेत्र में देखा है। और ऐसे जो लोग होते हैं, और आप में से भी निश्चित तौर पे कई ऐसे होंगे लीडर्स जिन्हें करिश्मेटिक लीडर कहा जाता है। करिश्मेटिक लीडर करिश्मा करते हैं, और ये करिश्मा ऐसा नहीं कि कोई वो जादू करते हैं। ये जो करिश्मेटिक लीडर होते हैं ना, मैंने पहले भी कहा कि ये इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, इनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, इनके अंदर जो नॉलेज होती है, इनके अंदर जो एक्सपीरियंस होता है, इनके अंदर जो नेगेटिविटी को दूर करने की फीलिंग होती है, ये एक चार्म पैदा करता है, आकर्षण। ये जहां बातें करते हैं उनकी भाषा में बातें करते हैं, ये उनके प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, और साथ में अपनी संस्था या अपने मिशन का भी ध्यान रखते हैं ताकि दोनों में एक बैलेंस रह सके। इसलिए कि उनकी जो स्किल कम्युनिकेशन की है बहुत ही शानदार होती है और सरल होती है, जो हर व्यक्ति के समझ में आ जाती है। वो चाहे भाषा कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगला हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा का उपयोग करे, करिश्मा होता है उनके अंदर। तो चार्म एक ऐसी चीज़ है, कौन आदमी बताइए चार्मिंग, अगर आप चार्मिंग व्यक्ति हैं, हर आदमी आपकी तरफ देखेगा, अगर सूरत से मैं कह रहा हूँ। और एक होता है व्यक्तित्व में बड़ा चार्म होता है, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक ताजगी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी आवाज़ में एक पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें वहाँ का ऑरा को चेंज कर देता है। चूँकि एक नेचुरली उन्होंने बनाया है, प्राकृतिक रूप से, उन्होंने पोज नहीं किया, ड्रामा नहीं कर रहे, उन्होंने अपने अंदर उस चीज़ को धीरे धीरे इसलिए विकसित नहीं किया है कि वो लोगों को प्रभावित करे, वो हो गया है। और वो हो गया है उनके काम करने के शैली को विकसित करने के कारण। तो चार्म्स उनके अंदर बहुत गजब का होता है। ठीक है, मैंने जैसा कि पहले कहा कि उनकी कम्युनिकेशन की स्किल ज़बरदस्त है, होती है। वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ऐसा कम्युनिकेट करते हैं कि लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे उनके टीम के 10 लोग हों, 100 लोग हों, 1000 लोग हों, या लाखों की पब्लिक हो, उस केस में भी बड़ा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उनके पास अलग अलग स्किल है कि कहाँ पर किस स्किल को यूज़ करें, कहाँ पे सॉफ्ट हो जाएं, कहाँ पे टफ हो जाएं, कहाँ पे कौन सा वर्ड बोले, कहाँ पे आई टू आई कॉन्टैक्ट रखें, कहाँ पर बाएं दाएं देखें। माने लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव एक्सपीरियंस एंड दे हैव प्रैक्टिस्ड। और उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है वो ड्रामा करने के लिए नहीं किया है, और न अपने आप को विकसित करने के लिए किया है, उनकी आदत में शुमार हो गया है, और वो वैसे हो गए। और आपने अनेक ऐसे लीडर्स को देखा होगा हर क्षेत्र में। तो ये जो करिश्मेटिक लीडर है, इनके अंदर एक चार्म होता है, कम्युनिकेशन की जैसे मैंने बताई स्किल होती है, बड़ा सही शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका एक बड़ा वंडरफुल अफेक्ट होता है, असर होता है। वर्ड आदमी को तोड़ता है, वर्ड आदमी को जोड़ता है। याद रखिएगा कि अगर हमें कोई गलत वर्ड यूज़ करे तो फिर हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, याद रहता है। अगर सही वर्ड यूज़ करे, प्रशंसा करे, तो हमें याद रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्ड बड़ा पावरफुल होता है। वर्ड से बढ़ के कम्युनिकेशन में पावरफुल कुछ भी नहीं है। भाषा चाहे आप जो उपयोग करें या हम जो भी उपयोग करें, ये हमें अपने आप में डेवलप करना होगा। और तीसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि उनके जो परसुएसिवनेस, तीसरी चीज़, परसुएसिव का मतलब होता है आपको कन्विंस कर देना। वो अपनी बातों से लोगों को कन्विंस, चार्म तो है ही उनके अंदर, स्किल भी है, नॉलेज भी है, और हर चीज़ का नॉलेज है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की कोई सीमा नहीं, वो नॉलेज लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। और वो अपने जो जिस काम के लिए वो बने हैं या जो उत्तरदायित्व उनका है, उनका भी तो बहुत समुचित ज्ञान तो उनके पास रहता ही रहता है। तो परसुएशन पावर बड़ा ज़बरदस्त है दोस्तों। मान लीजिए कि वो क्या होता है कि आपसे बातें कर रहे हैं, करते करते अगर आप उनके टीम में काम कर रहे हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं,
तो आप देखेंगे कि वो बड़े आसानी से आपको कन्विंस कर देते हैं और एक दबाव डालते हैं, और दबाव इस तरह का वो डालते हैं कि आपको बुरा ना लगता है। ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल होती है। आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आप दबाव भी महसूस नहीं करेंगे, आप हल्का सा दबाव महसूस करेंगे और उस काम को कर देंगे। ये परसुएसिवनेस की ज़बरदस्त पावर होती है। ये भी उनके चार्मिंग स्टाइल से ही आता है, ये भी उनके एक्सपीरियंस से ही आया है। हाँ, कई बार वो असफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं, लेकिन ये उनका तरीका है। तो ये जो गुण है, इस कारण से क्या होता है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। जैसा मैंने कहा कि लीडर्स का सबसे जो बेहतरीन गुण है वह इंस्पायर करना। तो काफ़ी लोग जो टीम है या जहाँ वो बात कर रहे हैं, वहाँ लोग काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं। और देखो दोस्तों, जब आप इंस्पायर या हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर रहता है। जो व्यक्ति भी हमें इंस्पायर करते हैं वो हमारे माइंड के अंदर चले जाते हैं, और जो हम इंस्पायर नहीं करते वो बाहर चले जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन बोलना हम सब लोग चाहते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा नेगेटिव को कैसे लिखा जाता है, माइनस की तरह, और पॉजिटिव को कैसे लिखा जाता है, पॉजिटिव प्लस की तरह। अगर कान के पास आप बताओ नेगेटिव पहले जाएगा या पॉजिटिव जाएगा? पहले नेगेटिव जाएगा, आसानी से चला जाएगा। तो इस चीज़ से वो कोसों दूर रहते हैं, बड़ी आसानी से वो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की उनमें क्षमता हो जाती है। ठीक है। तो और जो कैरिस्मेटिक लीडर होते हैं, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो अच्छा होता ही है, मोटिवेटेड टीम रहती है, कनेक्टेड रहते हैं, और चौथी चीज़ ये है कि क्राइसिस अगर कभी आया किसी तरह का, तो क्राइसिस को भी मैनेज करने के लिए इनका उपयोग, चाहे वो संस्था हो और चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ इनका किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रुप्स को बहुत ही आसानी ढंग से प्रभावित करते हैं, और ग्रुप जो है काफ़ी मोटिवेटेड रहता है। ठीक है। और ये बड़े बड़े अच्छे वक्ता भी होते हैं, मतलब हजारों लाखों की संख्या को भी ये बोलने में इनको कोई झिझक नहीं होगी। नॉर्मली ऐसा पॉलिटिक्स के क्षेत्र में होता है, लेकिन चूंकि हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, तो हमारी जो भी टीम हो, तो उस टीम के चाहे कितनी भी संख्या में मेंबर हों, अगर आप करिश्मेटिक हैं तो आप डेफिनेट रूप से आप इनको बड़ी अच्छी से प्रभावित कर सकते हैं। अब अंतिम बात में जो बोलने जा रहा हूँ वो ये जो करिश्मेटिक लीडर होते हैं, आप समझ गए होंगे कि इनके अंदर कुछ क्षमताएं बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो कम्युनिकेट करने की, वो कनेक्ट हो जाते हैं बड़ी आसानी से, लोग उनको लाइक करने लगते हैं। दूसरा, उनके अंदर एम्पैथी की फीलिंग, मैंने कहा कि आप जब तक अगले आदमी अगर नहीं कर पाया या वो किसी परिस्थिति से गुजर रहा है, विपरीत परिस्थिति से, तो आप उसकी स्थिति को समझ के आप उसको गाइड, हेल्प या कोऑपरेट करते हैं। या वो क्यों फेल कर गया ये भी देखते हैं, क्यों पास कर गया ये भी फेल करते हैं। तीसरी जो क्वालिटी उनके अंदर होती है वो क्या है? कॉन्फिडेंस। बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा ही, जब सारी चीज़ें हैं, नॉलेज है, तो कॉन्फिडेंस होता ही है। उसके बाद एक और चीज़ दोस्तों जो बहुत कम आदमी में होता है, और ख़ास करके बहुत कम होता है, लिसनिंग एबिलिटी। लोग सुनना नहीं पसंद करते। लीडर्स तो हम हैं, लेकिन हम उसको सुनना पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि अगला आदमी जो आया है वो वही बोले जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोचता हूँ, और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल डालती है, बाधा डालती है। तो लिसनिंग जो है ना, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन आप उसकी बातों को पूरा सुनिए। तो ये लिसनिंग जो एबिलिटी है, आदमी को सुनना जो है ना, एक लीडर, जो भी लोग अच्छे लीडर हैं उनमें लिसनिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो हमें अपने अंदर ये भी योग्यता को डेवलप करना चाहिए। और जो ओवरऑल सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि इनके अंदर पॉजिटिविटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनका एटीट्यूड इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है कि ये नेगेटिविटी को तो अपने ऊपर हावी होने जल्दी नहीं देते और दूसरे को भी पॉजिटिव कर देते। तो एक अपने चारों ओर एक इन्होंने एक ऐसा ऑरा बनाया है जो एक करिश्मा करता है। जो दोस्तों, कहने का मतलब ये था कि आज हम लोगों ने जो भी शेयर किया मैनेजर या लीडर्स के बारे में, ये एक सब्जेक्ट तो अपने आप में काफ़ी विस्तृत है, और एक परफेक्ट मैनेजर और परफेक्ट नेचुरल लीडर बनने के लिए
हमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत तरह के स्टाइल भी आपने और हमने अभी शेयर किया लीडरशिप के, चाहे ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो, चाहे पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक स्टाइल हो, या लेसेज फेयर के स्टाइल हो, या ट्रांजैक्शनल स्टाइल हो, या करिस्मेटिक हो। तो कई तरह की विधाएं हैं। अब व्यक्ति को ये देखना चाहिए और हम सबको ये देखना चाहिए कि अगर मैं मैनेजर हूँ या मैं लीडर हूँ, तो हम सबको, मुझे भी, सबको ये देखना चाहिए कि अगर मैं एक टीम को लीड कर रहा हूँ, वो टीम चाहे छोटी है या बहुत विस्तृत है, तो मैं किस स्टाइल को ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान भी हैं। तो ये सिचुएशनल होता है। अगर व्यक्तिगत पर्सनल तौर पे मैं सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ कि ये सब सिचुएशनल है, तो परिस्थिति या सिचुएशन के हिसाब से हमें सारे स्टाइल की ज़रूरत है, लेकिन ऑटोक्रेटिक का हम कम से कम उपयोग करें जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने जो आपस में शेयर किया, ये हमें एक दूसरे को समझने में भी मदद करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कई विधाएं हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतने इम्पोर्टेंट है, अगर आप इतने महत्वपूर्ण लीडर हैं, तो कृपया अपनी टीम में भी इस भावना को विकसित करें और उन्हें भी बनाइए, और हमें भी रास्ता दिखाएं, हमें भी बताएं कि आखिर क्या करने से चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, परफॉर्मेंस काफ़ी आगे बढ़ेगा और कंपनी का ग्रोथ होगा और लोगों का पर्सनल ग्रोथ भी होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले किसी सब्जेक्ट पर। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय बोल।